वेलकम बैक टू द चैनल एनहांस टैक्स अकाउंट गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने चूज किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे आप इंड एएस शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन का इंड एएस आप कहते हो। काफ़ी सारे बच्चों की, इवन कुछ अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स की डिमांड आ रही थी कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ बताओ और उसका नंबर एटलीस्ट याद करवा दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कराते हैं बच्चों के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे और भी जितनी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चलिए देखते हैं आगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे इशू कौन करती है? हमारी इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और आप फाउंडेशन कोर्स किया है, ये मैंने फाउंडेशन कोर्स का ही सिलेबस लिया है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए आपका फाउंडेशन कोर्स है ना। अब आपका लर्निंग आउटकम्स मीन्स आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप क्यों पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊँ, आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए, आपको पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने नोट किया है, द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन अबव, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। इट हैज़ बीन गिवन हेयर फॉर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। और अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कहीं काम कर रहे हैं बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का, तो वो वहाँ पे आपको ये मदद करेगा। जैसा कि देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इशुएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका महत्व, ग्रैप्स द ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अब इसका उद्देश्य क्या है, बेनिफिट क्या होंगे, इनकी लिमिटेशन क्या है। लर्न द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो फॉर्मुलेशन होता है उसका प्रोसेस आप जान पाएंगे बाय काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फैमिलियराइज with the list of applicable accounting standards in India। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है इंडिया में, उनसे आप फैमिलियर हो जाएंगे। आप बोलते हैं ना फैमिलियर होता है, मतलब घुल मिल जाते हैं, हमारी घुट्टी में हम उसे पिला लेते हैं, है ना, तो उसे घुट्टी में उतारेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आपको बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों मैं पढ़ूँ ही क्यों, ये बनते ही क्यों हैं, वही बात तो वो है। नाम से ये पता लग रहा है अकाउंटिंग होता है, हम अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग करेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो मैं कुछ अकाउंटिंग करेंगे, आप कुछ करेंगे, वो कुछ और करेंगे, फिर तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि अकाउंटिंग हुआ क्या है। तो अकाउंटिंग करने का उद्देश्य हमारा वहाँ फेल हो जाएगा, जिसको हम पूरा करेंगे यहाँ। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, जो करते हैं इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मेजरमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को मेजर करने के लिए। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, जो ट्रांजेक्शन है, जो इवेंट है, सबसे पहले मैं इसे रिकॉग्नाइज, इसको मेजर किया। रिकॉग्नाइज मैं कैसे करूँगा, अमाउंट में क्वान्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने मेजरमेंट किया। अब उसे प्रेजेंट करते हैं हम, प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स,
है ना। इन सब विषय पे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, constitution of study group, preparation of draft in its circulation, ascertainment of views of different bodies on draft, finalization of exposure draft। उसके बाद comments received on exposure draft, no modification of the draft, issue of yes। ठीक है, ये तो इनका प्रोसेस हो गया, जिससे आपको कोई अभी बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। हम पढ़ते हैं, पढ़ें क्यों। सबसे पहला, ये कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। अगर सेम स्टैंडर्ड से आप अकाउंटिंग करेंगे, हम भी करेंगे, बाकी और जितने इंडिया में हैं सब करेंगे, तो क्या होगा, कंपेरेबल होगा, है ना। कंपेरेबल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब होते हैं ना, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाती है, दुविधा की स्थिति आ जाती है, विकट स्थिति आ जाती है। अब मुझे समझ में आता है मैं कुछ और कर लूँ, आपको समझ में आता है कुछ और कर लूँ, उस पर इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, ऐसे सिचुएशन में ये फॉलो करना है, इस सिचुएशन में ये फॉलो करना है, तो उसका एक स्टैंडर्ड हो जाए, जिससे क्या होगा, मैं भी वही चीज़ फॉलो करूँगा, मैं भी वही प्रोसेस, वही रूल्स फॉलो करूँगा जो आप करेंगे और बाकी सारे करेंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, सीधा सीधा यहाँ आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिस्ट पे। यहाँ देखिए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड established standards which have to compiled by business entity, which have to be complied by business entities, so that the financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles, GAAP। ठीक है, अब आइए आपको लिस्ट पे ले चलते हैं। ये देखिए AS1, यहाँ आपको इसका नंबर दिख रहा है, यहाँ आपको इनका AS का नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टाइटल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबका टाइटल, हेडिंग, आप हेडिंग समझिए। AS1 याद करेंगे मेरे साथ, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर के बारे में बात होती है इस स्टैंडर्ड में। AS2 ये किसके लिए बात करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्टॉक, इनके बारे में बात करता है, इनके वैल्यूएशन के बारे में बात करता है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे बनाते हैं वो AS3 में आपको बताया गया है। AS4 कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कंटिंजेंसीज हो सकती है कहीं बिजनेस में, हमेशा होती रहती हैं, उस स्थिति में क्या करना है वो यहाँ बताया गया। और इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इनके विषय में, इनसे संबंधित बातें भी यहाँ की गई। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इस पीरियड के लिए, प्रायर पीरियड, इस पीरियड से पहले के पीरियड के लिए, प्रायर पीरियड आइटम्स,
एंड जो प्रायर पीरियड के आइटम्स हैं उनके लिए, एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनसे रिलेटेड बातें हमें AS 5 में बताई गई हैं कि इन सिचुएशन में हमें इन विषय से रिलेटेड मैटर इस तरह से सॉल्व करनी है, अकाउंटिंग करनी है, मेजरमेंट करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। AS 6 विड्रॉन हो गया। इसमें क्या था, ये डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग के बारे में बात करते थे। अब AS 10 में इनको मर्ज कर दिया गया। AS 10 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता था, जो कि दोनों तो रिलेटेड एक ही है। फिक्स्ड एसेट्स से ही डेप्रिसिएशन रिलेटेड है। जब फिक्स्ड एसेट्स होगा उसी पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड था। AS 6 में ये डेप्रिसिएशन के लिए बातें करते थे और फिक्स्ड एसेट्स के लिए AS 10 में बातें करते थे। अब इन्होंने ऐसा कर दिया, दोनों को एक साथ मिलाकर AS 10 बना दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट AS 7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, उनकी रिकॉग्निशन कैसे होगी, वो सारी बातें हम AS 7 में सीखते हैं। AS 8 ये विड्रॉन हो चुका है। इनको AS 26 AS 26 में मर्ज कर दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको AS 26। इंटेंजिबल एसेट्स है ना, तो ये AS 8 जो कि अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च होगा तो इंटेंजिबल एसेट्स मेरा डेवलप होगा ना, जैसे पेटेंट। जब कोई रिसर्च होता है, जैसे आपने किसी दवा के लिए रिसर्च करी, आपने कोई फॉर्मूला ढूंढ लिया, तो वो तो आपका इंटेंजिबल एसेट बन गया, आप उनसे रॉयल्टी मिलेगी आपको, है ना। उसके लिए एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड 26 है, तो उस AS 8 को 26 में मिला दिया गया है, तो आपको AS 8 नहीं करना है। AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके लिए यहाँ बातें होती हैं। AS 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आपने देखा होगा ना, आज डॉलर का रेट 75 रुपीज, कल 74 है, परसों 74.5 है ना, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इवन डेली, हर घंटे हर मिनट ये घटता बढ़ता रहता है। अब मैंने परचेज किया, उस समय फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ और था, जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ उस समय फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ और है ना। तो इनके बीच में जो चेंज हो रहा है, इसका जो फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन को मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ, इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कैसे करूँ, इनके मेजरमेंट कैसे करूँ, ये सारी बातें हमें AS 11 में सीखने को मिलती है। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, जितने भी NGOज होते हैं या और बाकी जितने हैं, कई बिजनेस को भी ग्रांट मिलते हैं ना सब्सिडी के रूप में, है ना, उनके लिए भी अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें, वो हमें AS 12 में बताया जाता है। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, है ना। अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। AS 14 अमेलगमेशन क्या होती है, जब दो कंपनियां एक साथ मिल जाती हैं या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिलती हैं ना, उसको अमेलगमेशन यानी मिलना बोलते हैं, मिलना। उसके लिए हमें AS 14 AS 14 में बताए जाते हैं। AS 15 AS 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे होते हैं ना, आप सुनते होंगे टाडा, TA, DA, HRA, है ना, और भी बहुत सारे जितने अलाउंस होते हैं, जितने भत्ते होते हैं, उनके बारे में AS 15 में बात की जाती है, एम्प्लॉय बेनिफिट। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट,
A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब जैसे कंपनियां होती हैं उनके कई सेगमेंट है, जैसे आपने दे दिया टाटा मोटर्स। अब उनके मोटर बनाती हैं, वो कार भी बनाती है, हैवी व्हीकल्स बनाती हैं, है ना। तो दोनों दो सेगमेंट हो गए। कार कंज्यूमर के लिए हो गए, जनरल कंज्यूमर, नॉर्मल सिविलियंस। लेकिन ट्रक क्या नॉर्मल सिविलियंस खरीदते हैं? नहीं, वो बिजनेसमैन या जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो, या जो कंपनियां हो, या जो फैक्ट्री वाले जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो वो तो जनरल हर किसी को ज़रूरत नहीं होती ना। क्या आप हमेशा तो ट्रक नहीं खरीदते हैं? हर कोई ट्रक नहीं खरीदता, कार की ज़रूरत होती है। तो दोनों दो सेगमेंट हुए। उनके बारे में कैसे अकाउंटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, मेजरमेंट्स वगैरह सारी बातें हमें A17 में यहाँ बताइए। A18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। जैसा नाम से क्लियर है, रिलेटेड पार्टी, जैसे आप, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई, आपके बहन, ये सारे रिलेटिव हुए हैं आपके। तो आप और आपके पिताजी घर में तो सेम है, एक फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन बिजनेस में आप जान रहे हैं कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग हैं। तो आप और आपके रिलेटिव ऑब्वियसली अलग हैं, सेपरेट एंटिटी हैं। तो आप दोनों के बीच में जो लेन देन होगा, खरीद बिक्री होगी, उनसे रिलेटेड बातें यहाँ की जाती हैं। AS19 लीजेज। लीज तो जानते होंगे, आमतौर पे आप लोग रेंट, है ना, इन रेंट से रिलेटेड बातें यहाँ की जाती हैं। वो आप आगे जब पढ़ेंगे IPC में आएंगे तो आगे में चलते हैं। S20 अर्निंग पर शेयर, EPS। आपने कभी सुना होगा शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE, यहाँ तो आप हमेशा सुनते होंगे EPS आज टाटा का इतना है, 10 रुपये, रिलायंस का 11 रुपये, है ना, अडानी ग्रुप 15 रुपये। इस तरह से चलती रहती हैं। स्क्रीन पे आप देखते होंगे कभी कभी टीवी पे EPS, या किसी के मुंह से सुनते हैं अर्निंग पर शेयर। कंपनी का एक शेयर, उस पर कितना अर्न कर रही है कंपनी, उससे रिलेटेड बातें AS20 में बताई जाती है। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन कंपनियों को बनानी पड़ती है जिनकी सब्सिडरी कंपनी होती है। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट कंपनी है, तो उनके बच्चे और कम बच्चे हैं, उनके बच्चों को बोला जाता है सब्सिडियरी। पेरेंट तो नाम से ही आपको पता लग रहा है, पेरेंट्स हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट कंपनी हो गई। अब उसके बच्चे जैसे जियो, रिलायंस जियो, है ना, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, है ना, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, ये सब उनके बच्चे हो गए थे, इनका नाम होता है सब्सिडियरी। तो जब आप पेरेंट्स कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में रिलायंस इंडस्ट्री का जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उस समय अपनी सब्सिडियरी यानी अपने बच्चे का भी अकाउंट्स को कंसीडर करेंगे, उसी को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसके बारे में नियम कानून रूल्स हमें AS21 में बताया गया है। AS22 AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम। बिजनेस है, टैक्स बहुत ही बड़ा पार्ट है। मैं तो कहूँ ऑपरेशन के बाद सेकंड टैक्स ही होता है, क्योंकि इनकम होगी तो टैक्स देना होगा। और उसकी अकाउंटिंग मुझे कैसे करनी है, रिकॉग्निशन कैसे करना है हमें बुक में, वो सारी बातें हमें AS22 में यहाँ बताई जाएंगी। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं होती, यानी आप उसके 100% मालिक नहीं होते, ज्वाइंट वेंचर होता है। जैसे आप हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपका कोई भाई है, या कोई भी है, उनके साथ आप एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, ठीक है।
हम टूर पे चलते हैं, है ना, या फिर टूर का छोड़ते हैं, कोई बिजनेस का सोचते हैं। आप दोनों ने सोचा बिजनेस करते हैं, चलो आप लगाते हैं मैं भी लगाता हूँ, तो इसी तरह कंपनियां जब पूंजी लगाती हैं तो उन्हें ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। उन्हीं को एसोसिएट्स मतलब मिलना। तो जो ऐसी कंपनियां होती है, इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, उनके लिए नियम कानून AS 23 यहाँ बताई गई है। AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, नाम से क्लियर है, ऑपरेशंस आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें यहाँ बताई गई है। AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपने सुना होगा हमेशा स्टॉक मार्केट में तिमाही क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस क्वार्टर में मुनाफा इतना परसेंट बढ़ा, इस क्वार्टर में रेवेन्यू इतने परसेंट डाउन हुई, है ना। वो कहाँ से पता चलता है उन्हें, वो क्वार्टरली उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, तो वो कैसे प्रिपेयर होती है, उसके लिए रूल्स क्या हैं, वो हमें यहाँ बताया गया AS 25 में। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, जैसा अभी मैंने पहले बताया था, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इनके लिए जो आपको रॉयल्टी वगैरह है, इनकी या इनसे रिलेटेड कोई भी बातें जिनके हमें अकाउंटिंग करनी है, वो सारी AS 26 यहाँ बताई हुई है। AS 27 फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, अभी बात करी थी। AS 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एसोसिएट्स हो गए। इसी तरह से एक ज्वाइंट वेंचर होती है, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करते हैं तो उन्हें एसोसिएट्स कहा जाता है, जब आप कुछ बड़ी लेवल पे करते हैं तो उसे ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है, जो यहाँ बताई गई है। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इम्पेयरमेंट मीन्स डिवेल्यूएशन, इससे रिलेटेड बातें AS 28 में बताई गई हैं। AS 29 प्रोविजंस कंटिंजेंट लिएबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स, इससे रिलेटेड बातें हमें AS 29 में बताई गई हैं। जैसे आप प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंट्री करते हैं ना बुक्स में, जर्नल एंट्री, वो सारी बातें यही बताई गई हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स AS 29 में। तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन अबव, जो हमने अभी बात करा, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट हैज बीन गिवन हियर फॉर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्वेश्चन अगर पूछना हो तो कैसे पूछिए। Accounting standards for non-corporate entities in India are issued by, देखिए इंस्टीट्यूट ट्रिक क्या खेल रहा है, आप तो सोचेंगे कि सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करती है, बाकी के लिए कौन करेगा, है ना। इंडिया में अकाउंट, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये फिक्स है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे किसी के लिए भी हो, कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, चैरिटेबल एक्टिविटी वाली एंटिटी, बिना चैरिटेबल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, कोई भी हो, किसी के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ ICAI ही इशू कर सकती है। मीन्स चार्टर्ड अकाउंट की जो हमारी बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है
बाकी और किसी को भी अधिकार नहीं है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का। इसी तरह से क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो जस्ट आपको दिखाया एग्जाम्पल। तो ये तो रहा आपका एस। अब आते हैं इंडियस, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप पूछेंगे कि सर ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी बात कर रहे हो तो वो कौन सा था जो हमने अभी पढ़ा था? ये पाकिस्तानी था, विदेशी था, अमेरिकन था? नहीं, ये भी हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, जो पहले हम यही ही फॉलो करते थे, अभी भी ये फॉलो होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल हार्मोनी करने के लिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमें इंडिया में भी अप्लाई करने के लिए, हमें हार्मोनाइज करने के लिए उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, और हमारे अपने रूल्स, लॉ, नियम, कानून, इन सबको हार्मोनाइज करके एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो बड़ी बड़ी हमारी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे टाटा, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, इसी तरह जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी एमएनसी हैं, उन्हें समस्या आ जाती थी अगर वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे। उन्हें इंटरनेशनली बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। तो उनके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बातें हैं, वहाँ से भी कुछ बातें ली गई, कुछ रूल्स लिए गए, और हमारे रूल्स मर्ज कर, हार्मोनाइज कर एक कॉमन रूल्स बनाए गए बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। इन्हें ही हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स इंडियस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be able to understand the significance of issuance of Indian accounting standards, learn the need of issuance of Indian accounting standard। अभी मैंने बताया क्यों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स, अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे इंड एस। अब क्यों करा, जैसा मैंने अभी बताया, कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, है ना, ग्लोबल पूरी दुनिया जो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, हमें भी उस तरफ बढ़ना है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब जब हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते थे, अमेरिकन को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आती थी, है ना। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कंपेरेबिलिटी की। कंपेयर ही नहीं कर सकते हमारे स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट, है ना। उन सब दुविधाओं को, बाधाओं को खत्म करने के लिए इंडियस लाए गए। इनहेंस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हमारा तो फाइनल ऑब्जेक्टिव ही है डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कहानियाँ दे गए हैं कि किन्हें बेनिफिट होगा, किन्हें क्या बेनिफिट नहीं होगा, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका प्रोसेस क्या था, है ना, कब कब कौन कौन सी मीटिंग हुई, क्या हुई, गवर्नमेंट से क्या मीटिंग हुई, ये सारी बातें अभी ये बताई गई थी। अब आप आ जाइए यहाँ लिस्ट ऑफ इंड एयर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। इसी तरह इंडियस का सीरियल नंबर यहाँ दे रखा, यहाँ टाइटल ऑफ इंडियस 101 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जब इंडिया में फर्स्ट टाइम ये अडॉप्ट हुई हैं, तो उस समय क्या क्या समस्याएं आई, ट्रांजिशन फेज में क्या करना है, किस तरह से करना है, उनके लिए रूल्स, नियम, कानून यहाँ बताए गए। इंडियस 102, इंडियस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट केस
इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इंडेस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इंश्योरेंस के रिलेटेड बात कर रहे होंगे यहाँ पे। इंडेस 105 नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इंडेस 106 exploration of or and evaluation of mineral resources, India's 107 financial instruments disclosures, India's 108 operating segments, India's 109 financial instruments, India's 110 consolidated financial statements, India's 111 joint arrangements, India's 112 India's 112 disclosure of interest in other entities, India's 113 fair value measurement, India's 114 regulatory deferral accounts, India's 1 presentation of financial statements, India's 2 inventories, India's 7 statements of cash flows, India's 8 accounting policy change in accounting estimates and errors, India's 10 events after the reporting periods, India's 11 construction contracts, India's 12 income taxes, India's 16 property, plant and equipment, India's 17 leakage, India's 18 revenue, India's 19 employee benefit, India's 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance, India's 21 the effect of change in foreign exchange rates, India's 23 borrowing costs, India's 24 related party disclosures, India's 27 separate financial statements, India's 28 investment in associates and joint ventures, India's 29 financial reporting in hyperinflationary economies, India's 32 financial instrument presentations, India's 33 earning per share EPS, India's 34 interim financial reporting, India's 36 impairment of assets, India's 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets, India's 38 intangible assets, India's 40 investment property, India's 41 एग्रीकल्चर। तो दोस्तों आपने देखा ये कंप्लीट लिस्ट था इंडियस का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब आप कहेंगे कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने अभी पहले पढ़ा और ये इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि इन एस हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ा, हार्मोनाइज करने के लिए हमें इंटरनेशनली।
तो आपने देखा होगा कई नाम ही सेम टू सेम है, जैसे यहाँ प्रोविजंस, कंटिजेंट लिएबिलिटी एंड कंटिजेंट असेट्स, है ना, इंटेंजिबल असेट्स, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इस तरह से कई सारे नाम आपको सेम टू सेम मिलेंगे, वर्ड टू वर्ड। कई अलग हैं तो एक ही मतलब के लिए कई वर्ड यूज होते हैं, है ना, मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन उसके लिए वर्ड अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग सिनारियों में, अलग अलग सोसाइटी में। तो ये इस कारण से थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज यहाँ भी नोट डिस्क्लेमर है, दिस लिस्ट ऑफ इंडेस गिवन अबव, जो हमने अभी पढ़ा है, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इट हैज बीन गिवन हियर फॉर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एएस और इंडेस के लिए। अब यहाँ देखिए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। ये देखिए एग्जांपल लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार इन कंसल्टेशन विद द आईसीआई डिसाइड टू, मीन्स भारत की सरकार आईसीआई से कंसल्ट कर क्या डिसाइड करेगी, एडॉप्ट विद आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एज इट इज हमारे यहाँ अडॉप्ट कर लें, जैसा कि पाकिस्तान करते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा बुरा करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना ना, बिल्कुल नहीं करना, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अप्लाई आईएफआरएस इन इंडिया, भाई अप्लाई तो मैं करूँगा, पहले अपना भी तो देखूंगा कि उस पर अप्लाई करने से हमारा क्या नुकसान होगा। कन्वर्ज विद आईएफआरएस, कन्वर्ट मीन्स हम उसका कुछ चीज़ें ले लेंगे, कुछ चीज़ें नहीं लेंगे। नोटिफाई आईएफआरएस इन इंडिया, नोटिफाई मीन्स हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, यानी भारत सरकार नोटिफिकेशन निकालेंगे कि ये कानून अब यहाँ लागू होता है, ये स्टैंडर्ड अब भारत में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके स्टैंडर्ड बनेंगे। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको नहीं करते। तो ये रहा आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिस्ट ऑफ एएस एंड इंडियस। दोस्तों को उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप रिवाइंड करके, अगर याद करना चाहते हैं, आप रिवाइंड कर करके वीडियो को आप देखिए, उसे याद कर सकते हैं विद नंबर नेम, जो आपको हेल्प करेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आगे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ।